सुबेरे वाले चैप्टर से थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब हम जुडिशरी को देखेंगे, जिसमें हमने बताया था सुबेरे कि जो न्यायपालिका है वो एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड है। बाकी सबका जो विभाजन आपने देख लिया था, लेकिन इसका विभाजन नहीं किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जो आपके परीक्षा उपयोगी हिस्सा है उसे आप माइंड करते हुए चलिए। सबसे पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है, इसके आर्टिकल 124 से 147 तक हम अभी देखेंगे जुडिशरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित जो उपबंध है, विशेष उपबंधों को देखेंगे। और इसके बाद साथ में ही हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 214, 231, 215, 226, 227 ये वहां पर देखेंगे। और एक सबऑर्डिनेट कोड यानी डिस्ट्रिक्ट कोड के लिए 233 आर्टिकल को देखेंगे। इतना हम आज इसको जल्दी से कवर करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट अगर पूछा जाए, स्थापित किया जा सकेगी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इससे संबंधित उपबंध क्या है? तो सिंपल बस 124। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ है? आर्टिकल 124। फिर 124 पढ़ते ही अब इसको कहाँ पर स्थापित किया जाए, कहाँ होगी, इसका स्थान क्या होगा, यही से कनेक्ट कर लीजिए। आर्टिकल 130 130 का मतलब ये इसका प्लेस है, स्थान है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर होगी? तो जवाब दिया उसने, दिल्ली होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 में एस्टेब्लिशमेंट, 130 में कहाँ पर होगी। फिर अब इसके कुछ क्लास हैं, इनको क्वेश्चंस फ्रेम करते हुए देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो बनेगा कितने लोगों जजेस से मिलकर बनेगा। तो वर्तमान में 2019 में जो एक्ट पास हो गया उसकी वजह से अब जजेस के जो नंबर हैं वो 34 जजेस हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। ऐसे क्या सकते हैं 33 + 1 34, यानी 34 जजेस स्थापित। इस मतलब सुप्रीम कोर्ट जब स्थापना होगी इसमें नंबर क्या होंगे? 34 होंगे। प्रारंभ में जब देखेंगे शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन में तो 7 जजेस की बात, अब उसको नहीं देखना। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आपका। फिर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरे यहाँ पे आइए कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा। सिंपल बात है, सीधे प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और जो अन्य जजेस हैं तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किया जाएगा। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? फिर दूसरी चीज, जब अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति महोदय करेंगे तो ये अपना इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कि ये अपना इस्तीफा, रेजिग्नेशन किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। क्वेश्चन वाइज चलिए। 124 में एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे स्थान होगा? दिल्ली में है। ये स्थान कहाँ पे, क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है? 130। फिर नंबर्स कितने हैं टोटल? अब 2019 के बाद से 34 है, इंक्लूडेड चीफ जस्टिस। फिर इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करेगा और ये अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। और ये जो अपनी शपथ लेंगे, ओथ लेंगे, ये भी राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे। अभी सवाल कभी कभी आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, शपथ किसके सामने ग्रहण करेंगे? सीधी बात है कि राष्ट्रपति के सामने करेंगे, और या इसके निमित्त राष्ट्रपति ने किसी पर्सन को, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति इसके निमित्त किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है उसके समक्ष लेंगे। और कैसे? शेड्यूल 3 में दिए गए जो प्रारूप है, फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंगली ओथ और अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन लेंगे। सिर्फ ये चीज याद रखिए कि ये शपथ और अफर्मेशन किसके सामने लेंगे? प्रेसिडेंट सामने या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने। फॉर्म क्या होगा? शेड्यूल 3 में दिया गया है। जबकि
राष्ट्रपति के स्वयं अगर ये अपने अपॉइंटमेंट जब शपथ लेते हैं तो इनके लिए आर्टिकल में खुद ही प्रारूप बना हुआ है, वो शेड्यूल 3 में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए शेड्यूल 3 में प्रारूप दिया है, उसके अनुसार शपथ ग्रहण करें। तो सीधा हो गया। फिर इनकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है कि नंबर भी देख लिए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद नोट हो गया। इसके बाद क्वालिफिकेशन 1 2 3 4 डाल दीजिए, और उसमें सिंपल बात है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत के नागरिक हों, सिटीजन ऑफ इंडिया भारत के नागरिक हों। दूसरी चीज़ ये जो है प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है, तो किसी एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 ईयर तक क्या रहे हो, न्यायाधीश के रूप में, जज के रूप में कार्य किया हो, लगातार है। उसी तरह से यहाँ 5 नंबर लिखा, यहाँ 10 हो जाता है। तो 10 ईयर्स तक किसी हाई कोर्ट में एज एडवोकेट या एक से अधिक हाई कोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस कंटिन्यूस लगातार की हो। और ये चौथा है, ये डिस्टिंग्विश ज्यूरिस है, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो। तो ये योग्यता बताई गई आर्टिकल 124 के क्लास 3 में, 120 क्लास 4 के 3 में ये योग्यता बताई गई है। अब इसके बाद जरा ये देखिए, ये किसमें दिया हुआ है, इसका रिमूवल आर्टिकल 124 के क्लास 4 में। अब इसको हटाया कैसे जाता है, केवल बताता है 2 ही तरीके हैं, प्रूव्ड नहीं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, प्रूव मिसबिहेवियर, साबित कदाचार है, प्रूव मिसबिहेवियर है। और दूसरा इनकैपेसिटी है, अक्षमता। देखिए उसमें बैरक में वर्ड यूज किया गया है इसकी जगह, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार और इनकैपेसिटी। इस आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक, अब इनका जो कार्यकाल है वो 65 ईयर्स की है, 65 साल का इनका टेन्योर है, कार्यकाल है। सिंपल बात होगा, इस पर पॉइंट करते चले जाइए। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट दिया है, ये प्लेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ जजेस, और उसके बाद कौन अपॉइंट करेगा, इस्तीफा किसको देंगे, ओथ किसके सामने ली जाएगी, 3 चीज़ें हो गई। फिर क्वालिफिकेशन हो गई, और उसके बाद कैसे इनको हटाया जा सकेगा, फिर कब तक इनका टेन्योर है 65 ईयर्स तक। ये 124 के ही क्लासेस में दिया हुआ है। और 124 के सब क्लास 6 में क्या लिखाया था, तो जो ओथ एंड अफर्मेशन थी वो 124 के सब क्लास 6 में थी ओथ। तो इसका क्लास भी कभी कभी ध्यान में देख लीजिए। अब इसके जो कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, AAR 1, तो उधर से जब आप 124 पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट और ये सब चीज़ें, इसके बाद 125 छोड़ दीजिएगा, और इसके बाद से 126, 127, 128 एक्टिंग जजेस के बारे में बंद करता है आर्टिकल। ए से फिर एडहॉक तदर्थ न्यायाधीश, और ये रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त। अब सुप्रीम कोर्ट में जब कोरम पूरा करने के लिए एक्टिंग जजेस को अपॉइंटमेंट करते हैं, और उसके पश्चात एडहॉक की जो जगह दी है वो 127 दी है। इस पर जोर याद रखिएगा, जो एडहॉक जजेस जो है, ये जो
कंसेप्ट है, अवधारणा, ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ये फ्रांस में ही पाई जाती है एडहॉक जज की, और एडहॉक जज केवल सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त की जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं। तो ये 128 से खत्म हो गया। अब 129 को 215 के साथ पढ़ा जाएगा। 215 हाई कोर्ट के लिए ये कहता है कि कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का तात्पर्य होता है कि वह कोर्ट अपनी अवमानना के लिए दंड दे सके। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना और अन्य कोर्ट की अवमानना के लिए दंड दे सकती है। कहाँ है? 129 में। और ठीक इसी प्रकार का उपबंध 215 में हाई कोर्ट के संदर्भ में दिया गया कि हाई कोर्ट अपनी अवमानना उस अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट की अवमानना के लिए दंड कंटेम्प्ट के लिए दे सकती है। तो 129 215। अब ज्यूरिसडिक्शन पे आ जाइए। क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन पे क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको डिवाइड कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। पहले कर दीजिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी मौलिक क्षेत्राधिकार। दूसरा मौलिक क्षेत्राधिकार को देखिएगा, यहाँ पर मौलिक क्षेत्राधिकार के साथ में एक यहाँ पर दिया हुआ है कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन, मौलिक के साथ में ही। तो मौलिक जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है इसके साथ में कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन यानी रिट ज्यूरिसडिक्शन जिसे आप कह सकते हैं, यानी 32 और 226 के साथ हाई कोर्ट में होने की वजह से यहाँ पर कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन लिख दिया है। मूलतः जो इसका ज्यूरिसडिक्शन हम लोग एग्जामिन करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, फिर इसके बाद आ जाएंगे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीली क्षेत्राधिकार। फिर अपीली के बाद आ जाएंगे आप एडवाइजरी यानी सलाहकारी ज्यूरिसडिक्शन। और यहाँ पर इस SLP डाल दीजिएगा, स्पेशल विशेष इजाजत के द्वारा, विशेष इजाजत के द्वारा। ये अपील से अलग है, इसको यहीं पे जोड़ लेंगे 136। ये सीधा आर्टिकल कभी कभी पूछा जाता है कि विशेष इजाजत से अपील की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में दी गई, तो आप सीधे यहीं पर 136 करके खत्म कर दीजिए। ठीक। दूसरा अब यहाँ पर आ गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो 131 में दिया है। तो मौलिक क्षेत्राधिकार जो है 131 में है। और ये किस तरीके से दिखाई पड़ेगा, तो 1 2 3 कर लीजिए। नंबर एक तरफ कोई ऐसा विवाद है जो यूनियन के बीच में, और दूसरी ओर एक स्टेट राज्य के मध्य में कोई अगर डिस्प्यूट है तो उससे संबंधित क्षेत्राधिकार ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। दूसरी ओर एक तरफ यूनियन प्लस स्टेट या अदर स्टेट हो और दूसरी ओर स्टेट्स हैं या अदर स्टेट्स हैं। यूनियन प्लस स्टेट डिस्प्यूट किसके बीच हो रहा है, फिर एक अदर स्टेट के बीच, यानी एक तरफ संघ है और उसके विरुद्ध कौन है, एक राज्य या एक से अधिक राज्य। दूसरी ओर यूनियन के साथ में राज्य भी है और विरोध किसका हो रहा है, किसी राज्य से। फिर स्टेट या एक से अधिक स्टेट और दूसरी ओर वर्सेस स्टेट। तो ये क्या है, इनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इनको मिल जाता है। फिर यहीं भी याद रखना है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में 131 में कि किन मामलों पर ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि जब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आएगा तो जब 262 देखा था आपने, तो जो डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर थे उस पर अगर किसी राज्य के बीच में इससे संबंधित कोई विवाद है तो उस पर इनका क्षेत्राधिकार नहीं होगा। ये इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बेसिक खाली यही देखा जाता है कि 131 में ओरिजिनल है, किसके मध्य ज्यूरिसडिक्शन। बाकी अगर लॉन्ग सवाल में देखना होगा उसको आगे देखेंगे। और यहाँ पर दिया दूसरा रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है तो ये कंकरेंट है, क्योंकि रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को भी है और एज वेल एज हाई कोर्ट को भी, इसलिए कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन कह दिया। तो इसको यहाँ से अलग कर
कर लेते हैं। तो 32 सब क्लास 2 में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स को जो वायलेशन अगर कोई करता है तो उसके लिए वो रिट ऑर्डर एंड डायरेक्शन इशू कर सकने की पावर रखती है। तो 32 में जो रिट्स दी गई हैं, हेबियस कार्पस, मैग्नस, क्यो वारंटो, सर्शियोरारी और प्रोहिबिशन यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, ये 5 तरह की रिट, इसे प्रोरोगेटिव विशेषाधिकार प्राप्त रिट कहते हैं। ये इशू करने की पावर है। ठीक यही रिट हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट इसके अतिरिक्त भी इसी प्रकार की और रिट भी इशू कर सकता है। इस सेंस में 226 का जो जुरिस्डिक्शन है, रिट जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से वाइडर हो जाता है। इस संदर्भ में टेरिटोरियल में तो सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा जुरिस्डिक्शन दिखाई पड़ता है, लेकिन अदर अन्य इस प्रकार की और रिट दाखिल करने में इनका क्षेत्राधिकार बड़ा हो जाता है। तो ये रिट हो गई डाल कर सकते हैं। और हेबियस कार्पस की पहचान, इसका कभी मिलाने के लिए, हेबियस कार्पस सिर्फ पहचान है जिसको आपने इलीगल डिटेन किया है, कोर्ट कहता है उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो। कार्पस माने बॉडी, तो बॉडी को जो है कार्पस को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो। मैग्नस, इसकी पहचान है परफॉर्म योर ड्यूटी, परफॉर्म योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन करो। किसको आदेश दिया जा रहा है? पब्लिक सर्वेंट को। पब्लिक सर्वेंट को क्या आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। तो जिसमें ये रिट मांगी जा रही है उसका नेचर क्या है? मैग्नस है, परमादेश। क्वा वारंटो कहता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी क्या हैसियत, आप किस स्टेटस से किसी पोस्ट को बैठे हुए हैं, किसी पद पर ऑफिस में बैठे हुए हैं, बताइए व्हाट इज योर अथॉरिटी, ये पूछा जाता है। सर्शियोरारी और प्रोहिबिशन, ये दोनों जो रिट्स हैं ये जुडिशियल कैरेक्टर की हैं, ये दोनों। इसमें क्या है, सर्शियोरारी और प्रोहिबिशन में, सर्शियोरारी में न्यायिक प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है, लेकिन उसमें जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड या नेचुरल जस्टिस रिलेटेड कोई वायलेशन है, इस आधार पर रिव्यू कराया जा सकता है। और प्रोहिबिशन में कार्रवाई चल रही होती है तो उसे रुकवाया जा सकता है। संक्षेप में है, उसको बाद में देख सकते हैं इसके नेचर को। खाली बस यार कि हेबियस कार्पस बॉडी को प्रोड्यूस करना, मैग्नस व्हाट इज परफॉर्म योर ड्यूटी, क्वा वारंटो व्हाट इज योर अथॉरिटी, और ये दोनों जुडिशियल कैरेक्टर की रिट्स है। ठीक है। और हेबियस कार्पस रिलेटेड सवाल होता है कि रेस ड्यूटिकेटा का प्रिंसिपल जो है, रेस ड्यूटिकेटा का जो प्रिंसिपल है अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो हेबियस कार्पस के केस में रेस ड्यूटिकेटा का प्रिंसिपल परम न्यायिक सिद्धांत लागू नहीं होता है। दरियाव सिंह के केस में, स्टेट ऑफ यूपी, दरियाव सिंह के मामले में ये कहा गया है कि जो प्रांग न्याय का सिद्धांत है यानी रेस ड्यूटिकेटा का सिद्धांत हेबियस कार्पस के मामले में अप्लाई नहीं होता है। तो ये आपका यहाँ क्लियर हो गया, इसको हटा दें। अपीलेट में जब आएंगे तो अपीलेट को आप डिवाइड कर दीजिए, पहला सी, दूसरा सी, तीसरा सी, और ये इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है तो उसको अलग कर देते हैं, एक और सी, पहले सी, दो सी, तीसरा सी। अपीलेट पहले सी से है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स यानी संवैधानिक मामले, पहले सी से क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संवैधानिक मामले। फिर दूसरा सिविल, दीवानी मामले। तीसरा क्रिमिनल मैटर यानी आपराधिक मामले। अब जहाँ छोड़ा था उसके आगे से लिखना शुरू कर दिया, 132, 133, 134 और इसी के आगे 134 लिख के ए लगा दीजिए। ये प्रमाण पत्र हाईकोर्ट जारी करेगा, तब अपील में मामला कि इन मैटर्स में ऊपर जा सकेगा। बिल्कुल सीधे एक लाइन से याद कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जो अपील की जाएगी अनुच्छेद 132 के अंतर्गत की जाएगी, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर की जाएगी।
सिंपल याद रखिए बस। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जो अपील होगी 132 में होगी, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होगी, और इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बनेगा उसके लिए बेंच जो होगी उसकी संख्या नंबर कम से कम 5 होनी चाहिए। जो जज की संख्या होगी वो 5 होनी चाहिए। वो कैसे होगी? अनुच्छेद 5 के खंड 3 के 145 के खंड 145 के खंड 3 के द्वारा निर्धारित कर दिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कितने की होगी। तो कम से कम 5 की होगी, और एडवाइजरी जुरिडिक्शन में भी 5 की होती है। इसमें भी नॉट लेस देन 5। ये हो गया, सिंपल खत्म हो गया। अब इसके बाद क्रिमिनल मैटर में 133 होगी। सीधे वही प्रावधान है कि आपको सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, ठीक है। 100 सॉरी क्रिमिनल कह रहा हूँ, सिविल मैटर में 133, वो गलती से वो आ गया जवाब से। 133 में सिविल मैटर है, सिविल मैटर में 133 यानी 133 में अपील, और क्रिमिनल मैटर में 134 में अपील की जा सकेगी। इसके लिए हाई कोर्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये आपका, और 136 यहाँ पर जो दिया हुआ है स्पेशल इजाज़त है, तो ये, और एडवाइजरी जुरिडिक्शन 14, ये अलग सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 143 में दिया गया है। और ये क्या है कि राष्ट्रपति महोदय जो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस, उनसे किसी विधि के प्रश्न पर सलाह मांग सकते हैं, लेकिन ये याद जरूर रखिएगा कि वो सलाह से राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे। तो ये सलाहकारी जुरिडिक्शन है, और ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। बस यहाँ पर जो ये आर्टिकल छूटा था 135, ये अलग से याद रखने के लिए छोड़ा था। फेडरल कोड यानी संविधान से बनने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट, जिसे आज भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जैसी शब्द का प्रयोग फेडरल कोर्ट करता है, इसे संघीय न्यायालय कहते थे। तो जब संविधान बना तो फेडरल कोर्ट की जो सारी शक्तियां हैं वो 135 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वेस्टेड हो गई। तो फेडरल कोर्ट की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये 135 है। थोड़ा सा और देख लीजिए इसको, फिर खत्म करते हैं। 141 को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप कहते हैं जो पूर्व निर्णय यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है, पूर्व निर्णय यानी प्रेसिडेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट अपनी संवैधानिकता कहाँ से ग्रहण करता है, किस अनुच्छेद से, तो 141 से। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय भारतीय टेरिटरी में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय से बाध्य नहीं है। किस केस में कहा गया था? वेस्ट बंगाल इम्यूनिटी के मामले में कहा गया था। बंगाल इम्यूनिटी के मामले में क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय से बाध्य नहीं है। तो ये 141 है। 142 क्या है? एब्सोल्यूट जस्टिस के लिए। अक्सर उसमें जो आप मार्जिनल हेडिंग पढ़ेंगे उसको मत ध्यान दीजिए, बल्कि ये देखिए कि अगर ये पूछा जाए कि पूर्ण न्याय देने के लिए, एब्सोल्यूट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से जाए, याचिका कहलाती है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन कैसे इशू कर सकता है? तो आर्टिकल 142 में क्यूरेटिव पिटीशन इशू कर सकता है। इस पर केस है अशोक हुर्रा का केस है इस पर। एब्सोल्यूट जस्टिस पे। अब आपका एक आर्टिकल बीच में रह गया था 137। अब ये भी ये रिव्यू है, ये पुनर्विलोकन है। तो ये भी अलग से पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ पर दी गई है, तो 137 में दी गई है। तो आपका पूरा एक सीधा एक बीच में का सेक्शन आर्टिकल मैंने छोड़ा है, आपके लिए देखना चाहे देख लीजिएगा। एंसिलरी आनुषांगिक शक्तियों के लिए कौन सा आर्टिकल है? 140। ये आनुषांगिक शक्तियां हैं। एंसिलरी पूछा था सुप्रीम कोर्ट की आनुषांगिक शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है? 140। तो आपके सामने टोटल जो इसके मेन आर्टिकल्स हैं किस तरीके से है वो क्लियर हो गए। और
यही चीज़ अगर आप देखना चाहें तो हाई कोर्ट में केवल इतना देख लीजिएगा कि हाई कोर्ट में जो अपॉइंट जैसे सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो आर्टिकल 214 देख लीजिए, हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होगा 214 में, और साथ में उसके साथ में 231 था, 231, क्योंकि हाई कोर्ट जो है एक राज्य के लिए होगा और एक से अधिक राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट हो सकेगा। तो उसमें जब देखिएगा 214 और 231 देख लीजिएगा। और एक चीज़ और बताई थी कि इसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो स्थापना का जो प्रावधान है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 233 में दिया गया है। तो इसको आज इतना गौर कर लिया और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो ये आपका बहुत शार्ट में आ जाएगा। थोड़ा जल्दी है लेकिन